हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरमीडिएट, और ये आपका थर्ड पेपर रहेगा। तो आप फाउंडेशन के बाद आए हैं तो नेचुरल बात है कि आप इस सब्जेक्ट से आपने पहले रूबरू नहीं हो रखे हैं। तो इस बुक को करने से पहले मेरी हमेशा की तरह ही पहले एक ओवरव्यू होगा जिसके अंदर हम समझेंगे कि हम ये जो सी इंस्टीट्यूट ने जो ये कॉस्ट काउंटिंग लगा रखी है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये वास्तव में लगा क्यों रखी है, हमारे क्या काम आएगी, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, अगर मैं सीए बन जाऊंगा या बन जाऊंगी तो उसके बाद मेरे ये कहाँ यूज़ होगा। ठीक है। काफ़ी बार हम ये सोचते हैं कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें आगे यूज़ नहीं होते। जैसे कि आपके फाउंडेशन में मैथ था, तो अब हमारे यहाँ ना तो इंटर में मैथ है ना ही अपने फाइनल में मैथ है। तो इसी प्रकार से काफ़ी ऐसे यानी कुछ एक सब्जेक्ट होते हैं जिसे बच्चे डाउट में रहते हैं, सर आगे क्या काम आएंगे क्या नहीं आएंगे। तो ये कॉस्ट काउंटिंग आपके आगे बहुत चल के काम आएगी। ये आपके इंटर में भी है और ये आपके फाइनल में भी है। ठीक है। तो बुक को स्टडी करने से पहले मैं आपको वास्तव में कॉस्ट अकाउंट और मैनेजमेंट अकाउंट जो है ना, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका एक ओवरव्यू आपको दूंगा। ठीक है। ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होगा कि वास्तव में हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं कि पहला चैप्टर उठाया शुरू कर दिया, फिर सेकंड उठाया शुरू कर दिया, कोई फायदा नहीं होगा। रटने से कोई बेनिफिट नहीं है। समझ में आ गया तो मुझे भी आसानी रहेगी और आपको भी आसानी रहेगी। ठीक है। टीचर को आसानी तभी होती है जब बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, और आगे चल के फ्यूचर में जैसे जैसे हम आगे सब्जेक्ट को रीड करेंगे तो आपके कंसेप्ट इतने अच्छे क्लियर होने चाहिए कि आप अपने आप ही क्वेश्चन को निकाल लें। टीचर वो नहीं होता कि सारे सोल्ड अनसोल्ड खुद करें। मेन टीचर का मकसद होता है कि कंसेप्ट क्लियर करें और उसके बाद बच्चे आंसर खुद ही निकालें। भाई 10 में से 9 10 8 9 के करीब तो आंसर निकलने चाहिए आप लोगों के। ठीक है। चलिए, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि वास्तव में ये सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं या ये हमारे आगे चल के क्या काम आएगा। चैप्टर का नाम है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये हमारा सब्जेक्ट है। देखो, सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू के बारे में बता रहा हूं। एक्चुअल में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अगर हम मेन मकसद करें, अगर हम एक नॉर्मल वे में बात करें, तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई बिजनेस करता है, कोई व्यक्ति, यानी हम बिजनेस करते हैं किसी भी प्रकार का, तो अक्सर हम 2-3 भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं बिजनेस को। पहला, सर ट्रेडर्स, जो जैसा माल लेके आएगा वैसा सेल आउट कर देगा। ट्रेडर्स का मतलब क्या है, जो जैसा माल लेके आया उसको आगे वैसा ही सेल कर दिया। ठीक है। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग और इसके बाद आता है आपका सर्विस सेक्टर। ठीक है। इसके बाद आता है सर्विस सेक्टर। ट्रेडर्स, जो जैसा माल आया वैसा सेल कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल आएगा, मशीन में डलेगा, मशीन के अंदर आप रॉ मटेरियल का प्रोसेस करोगे और उसके बाद आपके फिनिश गुड्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फिनिश गुड्स में। इसके बाद अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करूं तो ये लोग सर्विस देते हैं। ठीक है। ये लोग कोई गुड्स को सेल परचेज नहीं करते। जैसे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टीसीआई है, आपको सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपका माल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे और इसके बदले में वो आपसे चार्जेज लेंगे। इसके बाद एक आप ये लगा लीजिए होटल। आप अगर किसी होटल में जाते हैं तो जब तक आप वहां स्टे करते हैं तो वो अपने पर डे के चार्जेज आपको बताता है कि भाई 1000 है, 2000 है, 3000 है, 4000 है, जैसा भी उनको लगे। तो वो भी आप लोगों को क्या दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं।
इसी प्रकार से सर्विस सेक्टर में काफी आते हैं, अमेजोन भी आती है आपकी, ठीक है, वो भी सर्विस दे रही है। अमेजोन खुद के प्रोडक्ट सेल नहीं करती, खुद के प्रोडक्ट नहीं बनाती, वो सर्विस प्रोवाइड करवा रही है कि अपने प्लेटफॉर्म पे वो अनेकों कंपनियों के जो प्रोडक्ट है आप लोग वहां जाके देख सकते हैं और उनको परचेज कर सकते हैं। अमेजोन आपकी इसमें हेल्प करता है। ओके, इसी प्रकार से ओयो है, इसी प्रकार से काफी ऐसे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी आपके आ गई। तो जो डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, डॉक्टर हो गए, एडवोकेट हो गए, तो जो लोग सर्विस आपको प्रोवाइड कराएंगे उसे हम सर्विस सेक्टर के उसमें जानते हैं। अब यहां बात ये आती है, हमारा जैसे कि बुक का सब्जेक्ट का नाम भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप ये बताइए कि अगर मैं पहले ट्रेडर्स का नाम लेता हूं, अपने यहां लोकल जितने भी दुकानदार हैं, अपने यहाँ लोकल आपके जैसे आप अपने घर से बाहर निकलते हो काफ़ी ऐसे दुकानदार हैं जो आपको मिल जाएंगे, मार्केट में मिल जाएंगे आपको दुकानदार, मोबाइल वाले मिल जाएंगे, गारमेंट्स वाले मिल जाएंगे, ऐसे काफ़ी दुकानदार हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए, ये दुकानदार जो ट्रेडर्स वाले होते हैं, इन लोगों का बिजनेस का नेचर किस टाइप का होता है कि गुड्स को खरीदते हैं, क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, यही ना। देखिए, जीरो बेस से चलना जरूरी है। डायरेक्ट वो नहीं कि आए और बुक स्टडी करवा दी, कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको पहले स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा कि वास्तव में हम करने क्या जा रहे हैं, वो कहां से स्टार्ट होता है और ऐसा हम क्यों करने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वाई का जवाब लेना जरूरी होता है आपको। तो गुड्स परचेज करते हैं। अब मान लीजिए मेरी गारमेंट्स की शॉप, किसकी है, गारमेंट की शॉप है, और गारमेंट में मैं शर्ट परचेज की, मैंने मान लो मैं दिल्ली गया और दिल्ली से मैंने शर्ट परचेज कर ली, और मैंने स्मॉल, लार्ज, ठीक है, और ये मैंने शर्ट परचेज की, और मान लीजिए मैंने 500 शर्ट परचेज की, 500 शर्ट परचेज की, और मान लीजिए एक शर्ट की कॉस्ट जो है, एक शर्ट की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है लगभग 300 रुपये। कितने हैं, 300 रुपये। अब जब भी मैं इस गुड्स को यानी इस शर्ट को सेल करूंगा, मैं जब भी शर्ट को सेल करूंगा, तो आप ये बताइए, मुझे कॉस्ट तो मालूम है ना, मुझे मालूम है ना कि वास्तव में मेरी ये जो मैं इसको सेल आउट करूंगा इसकी कॉस्ट क्या है। तो इसका मतलब जितने भी ट्रेडर्स हैं जो माल लेके आते हैं, जब वो माल लेके आते हैं बिल आता है बाकायदा, और बिल के अंदर उसकी कॉस्ट लिखी होती है, और वो उसी माल को एज इट इज सेल करते हैं, उसके अंदर कुछ एक ना मार्जिन ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहां ये सोचना भी जरूरी है कि एक दुकानदार किस तरीके से अपने प्रॉफिट को ऐड करता है, भाई कितना वो बेचे, भाई 300 की चीज 350 में बेचे, 350 की या 400 में बेचे या 500 बेचे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट थॉट होती है। वो अपने खर्चे देखता है, मार्केट का बिहेवियर देखता है कि मार्केट में लोग उसी चीज को कितने में सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ऐसा भी नहीं कि ज्यादा में सेल आउट कर सके, हाँ मोनोपोली है तो हो सकता है वो ज्यादा में सेल आउट कर पाए, या आपने पढ़ा हुआ इकोनॉमिक में मोनोपोली का। तो एक सिंपल सी बात है कि एक दुकानदार, ट्रेडर्स वाला, जब किसी वस्तु को यानी कोई भी गुड्स को यानी जो भी चीज वो परचेज करता है उसको सेल आउट करता है, तो उसको कॉस्ट का मालूम होता है। उसको केवल क्या ऐड करना पड़ता है इसके अंदर, उसको ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट। जब वो प्रॉफिट को ऐड करता है तो उसके माइंड में क्या चलता है, आप ये बताइए। जब वो प्रॉफिट को ऐड करेगा तो उसके माइंड में क्या लगेगा, भाई कितने में सेल आउट करें। क्या आंख बंद करके रेट को डिसाइड कर लेगा, वो देखेगा मेरा रेंट क्या है, वो देखेगा मेरे ऑफिस खर्चे क्या रहे हैं, फिर वो ये भी देखेगा चलो ठीक है भाई मेरे खर्चे हैं, रेंट है, तो मैं कितनी सेल आउट कर पा रहा हूं, ये भी पॉइंट है भाई कितनी सेल आउट कर पा रहा हूं। और फिर ये भी देखेगा कि मेरा खर्चा तो ज्यादा है, कल मैं 300 की चीज 600 में बेचूं और मार्केट में वही चीज 450 500 बिक रही है, तो वो उतना भी नहीं कर सकता। लेकिन ठीक है, माइंड में ये चीजें रखी जाएगी और उसके अनुसार वो प्रॉफिट को ऐड करेगा। इस प्रॉफिट में उसकी कॉस्ट निकल जाएगी और जो बाकी बचेगा वो प्रॉफिट हो जाएगा, ये पॉइंट होता है। तो मान लीजिए उसने 150 रुपए इसमें ऐड कर दिए, तो 450 रुपए सेल प्राइस डिसाइड हो गया। कितना हो गया, 450। ये परचेज जब वो कर रहा था तो उसके माइंड में क्वेश्चन क्या चल रहा था, उसके माइंड में क्वेश्चन चल रहा था कि भाई इस 150 रुपये में अगर मैं एक शर्ट को सेल आउट करता हूं तो मेरी कॉस्ट निकल जाएगी और मुझे कुछ प्रॉफिट भी बच जाएगा, ठीक है। यहां कॉस्ट निकालना थोड़ी आसान है क्योंकि इसका एक लॉजिक ये है, इसकी कॉस्ट को निकालने का लॉजिक ये है, इसके अंदर
कि उसको पहले इस गुड्स की कॉस्ट का मालूम था 300 रुपये, बस उसको अपने खर्चे शो कर देखने थे, उसके हिसाब से सेल प्राइस वो डिसाइड करता। पॉइंट क्लियर। अब आ जाओ आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की दशा में। किसकी दशा में? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? पहले हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मतलब हम फैक्ट्री से लगा लेते हैं। सर एक फैक्ट्री होगी, हमारी मशीन हमने लगा रखी होगी, तो क्यों ना एक फैक्ट्री को हम ईजाद किया जाए। एक चार्ट बनाता हूँ, वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, फिर भी कोशिश करूँगा कि एक चार्ट बन जाए। एक फैक्ट्री बना के रख देते हैं हम, ये लीजिए, ठीक है। हाँ, दीवार थोड़ी सी ये वो बन गई है ना, थोड़ी सी अलग टाइप। टेक्नोलॉजी बना दी मैंने ऐसे दीवार, क्या दिक्कत है, दीवार ही तो बनाने दी, ठीक है। चलिए मान लीजिए फैक्ट्री है और मैं सर्च आरटी क्लासेस नहीं कहूंगा, मैं आरटी ट्रेडर्स की जगह कोई भी लगा लो, आरटी मैन्युफैक्चरर कह देता हूं, आरटी मैन्युफैक्चरर, आरटी लिमिटेड, कुछ भी नाम है। अब हम अगर फैक्ट्री लगाते हैं, देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेके चलो, ठीक है। बुक में जो चीज दे रखी है आप उसको केवल रटोगे, लेकिन अगर समझ में आ गया तो आप ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल खुद के बना दोगे, ठीक है। आप ये लगा के चलो, अगर फैक्ट्री लगानी है आज के दिन, हमें अगर फैक्ट्री मान लो लगानी है, तो पहले माइंड में आएगा सर किस चीज की फैक्ट्री लगाए। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, हम शूज बनाने की फैक्ट्री लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं? शूज, जूते बनाते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, हमें शूज बनाना है। तो हमारे माइंड में क्या प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट क्या बना? हमारा प्रोजेक्ट बना कि सर हमें शूज बनाने हैं, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। एक तो है ट्रेडर्स, भाई जूते लेके आए और सेल आउट कर दिया, अपने नीचे हासी गेट, घंटाघर पे जितने भी रोहतक गेट है लेके आते बेच देते हैं, लेकिन ये बनते भी तो होंगे कहीं। तो फिलहाल हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, कि सर अगर हमें शूज को बनाना पड़े तो उसके लिए माइंड में पहले पिक्चर क्या क्रिएट होगी। तो मैंने कहा कि भाई शूज बनाने के लिए पहले तो हमें एक फैक्ट्री करनी पड़ेगी, तो देखना पड़ेगा कि भाई हमें शूज के लिए कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है। चलो भाई पैसे भी हमने लगा लिए, हमारे पास लगभग 50 लाख रुपए हो गए, अज्यूम करो, क्योंकि कैपिटल के हिसाब से तो सारा डिसाइड होता है। भाई कोई दुकानदार 10 लाख का सामान डाल लेता है दुकान में, कोई 50 लाख का, कोई 5 करोड़ का, वो डिपेंड करता है उसके पास कैपिटल कितनी है। चाहे वो लोन से ले, चाहे वो अपनी खुद की लगाए, डजंट मैटर, वो उसके अपनी सुविधा के अनुसार होता है। अब शूज है, 50 लाख रुपए अपने पास इकट्ठे हैं, तो मैंने कहा चलो भाई फैक्ट्री लगा लेते हैं। तो पहले हमें सोचना पड़ेगा कि सर हमें इसके लिए करना क्या है। तो मैंने कहा भाई जूते बनाने की मशीन लेके आनी पड़ेगी ना। तो माइंड में आया सर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो होती है हमें मशीन परचेज करनी है। क्या करनी है? मशीन हमें परचेज करनी है। हम मार्केट में गए, मार्केट में अलग अलग दुकानें हैं, ये तो है नहीं कि एक ही दुकान से मशीन को परचेज कर लेंगे। हम अलग अलग दुकानों पे गए, तो हमने सब दुकानों से पता किया कि भाई कितनी मशीन है। तो सब दुकानों वालों ने क्या किया, बताया भाई आपको डेली कितने शूज मैन्युफैक्चर करने हैं ये बताओ। दुकानदारों ने क्वेश्चन किया, भाई आप डेली कितने जूते बनाओगे, कि मशीन तो डेली चलेगी, डेली बनाएगी। हमने कहा यही बात भी ठीक है। तो हमने कहा आपके पास कौन कौन सी मशीन है? उसने कहा जी मेरे पास तो है, जैसे मान लीजिए 500 शूज बनाने की, कोई बता रहा है 1000 शूज बनाने की, कोई बता रहा है 2000 शूज डेली बनाएंगे, कोई बता रहा है 5000 जूते डेली बनाएंगे। हर एक के अलग अलग रेट है। तो अब यहां पर हमारा ये नहीं है कि सर 2000 या 3000 या 5000 जूते बनाने की मशीन खरीद लें। मेन हमारा जो है क्वेश्चन ये है कि हम डेली कितने जूते बेच पाएंगे, सेल कर पाएंगे, उतने की तो मशीन खरीदेंगे हम। बस सिंपल सी बात है कि हम बेच कितने पाएंगे जूते। तो हमने हमारा अनुमान लगाया और हमने सोचा कि चलो भाई ठीक है, हम यहां पर 1000 जूते बनाने वाली जो मशीन है ना वो परचेज कर लेते हैं। तो मैंने किस मशीन को डिसाइड किया? 1000 जो डेली शूज बनाएगी, ठीक है। तो मैंने मशीन ले ली, मशीन में फैक्ट्री में लेके आ गया। उस मशीन के मान लीजिए 3 पार्ट है, मशीन के 3 पार्ट है। मैंने 3 रूम में लगा दी, फर्स्ट रूम, सेकंड रूम एंड थर्ड रूम। फर्स्ट रूम में कटाई होती है, चमड़ा हमें परचेज करना पड़ेगा, लेदर परचेज करना पड़ेगा जूते के लिए। तो क्या आएगा?
लेदर, तो यहां पर क्या होती है हमारी कटाई होती है, कटिंग होती है। जो चमड़ा आएगा उसकी कटिंग होगी। यहां क्या होगा भाई, इसके अंदर सर सेफ आएगी, यानी जो शूज बनेगा उसकी तली भी होगी, ऊपर सेफ भी होगी, मशीन है उसको बना के तैयार करेगी। और ये हमारा वेयर हाउस है, वेयर हाउस, यहां पर फिनिशिंग होगी, क्या होगी, फिनिशिंग और पैकिंग। ओके, फिनिशिंग और पैकिंग। अब आप ये बताइए कि हो सकता है कि इंडिया के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट हो, तो क्या केवल 3 ही प्रोसेस होते हैं क्या? हो सकता है कोई एक ही प्रोसेस में बना दे, हो सकता है कोई 5 प्रोसेस चले, हो सकता है कोई 6 प्रोसेस चले, भाई डिपेंड करता है वो बना क्या रहा है। तो ऐसे एक्चुअल लाइफ में आपको मिलेंगे कि फैक्ट्री तो किसी भी टाइप की हो सकती है। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड और वेयर हाउस है, हम ये कहते हैं कि अगर कोई रॉ मटेरियल आएगा यानी लेदर आएगा, रॉ मटेरियल क्या है हमारा, रॉ मटेरियल क्या बताया था मैंने, लेदर बताया था ना, यानी चमड़ा। हम चमड़े को परचेज करेंगे, मशीन में डालेंगे और वो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में तैयार हो जाएगा। और डेली कितने शूज तैयार हो जाएंगे, डेली 1000 शूज बन के तैयार हो जाएंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल लो। अब जब 1000 शूज बन के तैयार हो जाएंगे तो आप ये बताइए कि हमें इसको सेल भी करना है। अब कोई आम आदमी तो आता नहीं फैक्ट्री में जूते लेने, भाई आपको आज बाटा का जूता चाहिए तो आप बाटा कंपनी में जूते लेके आएंगे। भाई आज आपको मान लो कोई भी बाइक चाहिए तो आप सीधे प्लांट में जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल सोचना। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, हम रट लेते हैं चीजों को लेकिन समझते नहीं है, जिसके कारण हमें आगे दिक्कत आती है क्वेश्चन में। सीए ने ऐसे सब्जेक्ट नहीं लगा रखे कि भाई आंख बंद किया एक कॉस्ट अकाउंट को आपके उसमें दे दिया। मैं आपको आगे इसका लॉजिक बताऊंगा और ये लॉजिक यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप एक लॉजिक समझ रहे हो, कंसेप्ट समझ रहे हो कि वास्तव में हम ये बुक पढ़ेंगे क्यों, वही इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इस बुक को। ठीक है, तो मैंने आपको बताया। अब हमारा अगला पॉइंट क्या आता है, सर फैक्ट्री लगा ली और हमने शूज बना लिए 1000, अब सेल आउट है तो हम मार्केटिंग के बंदे रखेंगे। किसके बंदे रखेंगे, मार्केटिंग के। और मार्केटिंग के बंदे हम अलग अलग स्टेट में भेजेंगे, कुछ हमने राजस्थान भेज दिए, कुछ हमने हरियाणा में भेज दिए, कुछ दिल्ली भेज दिए। और ये जो भी वहां दुकानदार होंगे, राजस्थान में अनेकों दुकानदार होंगे, हरियाणा में और दुकानदार होंगे, दिल्ली में भी अनेकों दुकानदार होंगे। तो ये आदमी हमारे मार्केटिंग वाले इन पे अलग अलग जाएंगे और दुकानदारों को सैंपल दिखाएंगे, भाई हमारी कंपनी जूता बनाया है। अब उन्होंने ये पूछ लिया भाई ये जूते कितने का है, क्या पूछा, जूता कितने का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केटिंग वाले मार्केट में तभी जाएंगे जब मार्केटिंग वालों को क्या पता होगा, सेल प्राइस। क्या होगा, मार्केटिंग वालों को सेल प्राइस पता होगा। अब हमें यहां पर सेल प्राइस, अगर हमारी शर्ट तो होती कि हम 150 की 300 की लेके आए तो पता भाई 300 कॉस्ट है। यहां पर क्या आपको पता है कि एक जूते की लागत क्या है। तो यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि जो गुड्स बन के तैयार हो रही है, फिनिश गुड्स बन के तैयार हो रही है, तो हर एक यूनिट की कॉस्ट क्या है। अगर वो कॉस्ट ज्यादा हुई तो गलत है, ठीक है, और अगर वो सही आ रही है तो हमें बेनिफिट है। लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा कि वो जो कॉस्ट है वो सही है गलत है। क्योंकि हम अगर एक मोबाइल लेके आते हैं मार्केट में, मोबाइल आप लेके आए, आपकी शॉप है, आप दिल्ली गए मोबाइल लिए, तो आपको लगभग पता है कि मार्केट में इस मोबाइल की सेल प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, क्योंकि और लोग बेच रहे हैं, आपको पता होता है लगभग इसकी। और आप लेके आ रहे हो तो पता भी ये 40,000 का, तो मुझे पता है 40,000 का है। ठीक है, तो अब मुझे मेरे केवल दुकान के खर्चे देखने होते हैं। यहां पर क्या है कि आपका जो रॉ मटेरियल आया लेदर आपका मान लीजिए आया 20 रुपए के जी। क्या आया, 20 रुपए के जी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये लगाना पड़ेगा कि एक शूज यानी एक जूते को हम कहेंगे जो बन के तैयार हो गए, इसको हम नाम देते हैं फिनिश गुड्स का। क्या देते हैं, फिनिश गुड्स। क्या वर्ड यूज किया, फिनिश गुड्स। ओके, अब हमारे पॉइंट ये होता है कि एक शूज यानी जो फिनिश गुड्स है
एक शूज को बनाने में रॉ मटेरियल कितना लगेगा? पहला तो पॉइंट तो ये आता है। तो रॉ मटेरियल मान लीजिए लगा 2 kg, एक फिनिश गुड्स बनाने में 2 kg मटेरियल लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिन में अगर 1000 kg शूज बनते हैं तो रॉ मटेरियल कितना लगेगा? 2000 kg। 1000 इंटू में 2 kg, इसका मतलब 1000 फिनिश गुड्स बनाने में आपका रॉ मटेरियल कितना लगा? सर 1000 जूते बनाने में, फिनिश गुड्स बनाने में मेरा रॉ मटेरियल 2000 kg लगा। पॉइंट क्लियर? और 1 kg चमड़े की कीमत कितनी है? 1 kg चमड़े की कीमत कितनी है? 20 रुपए। बताया था ना मैंने ऊपर, ये देखो एरिया, 1 kg जूते की कीमत 20 रुपए। तो इसका मतलब डेली रॉ मटेरियल की जो कीमत निकालोगे, जो रॉ मटेरियल है वो कितना आ जाएगा? 2000 गुना में 20, इसका मतलब कितना आ गया? 40,000 का तो क्या लग गया आपका? रॉ मटेरियल लगाया। उसके बाद आप क्या करोगे? सर ये मशीन है, मशीन 1 2 3, यहां पर मजदूर भी लगे हुए हैं, वेजेस भी लगेगी, सर इलेक्ट्रिसिटी भी आएगा, सर पूरी बिल्डिंग का भाड़ा भी आएगा, एक्सपेंसेस भी आएंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये जो 1000 जूते बिकेंगे इसकी सेल प्राइस इस तरीके से डिसाइड करनी है कि पूरी कंपनी के, एंटायर कंपनी के जितने खर्चे हैं वो आ जाएं और प्लस में हमारा प्रॉफिट आ जाए। तो अब आप ये बताइए कि ट्रेडर्स की तुलना में कॉस्ट निकालना इसमें हैवी नहीं है। और अगर बाई चांस मान लो हमने कहीं पर कॉस्ट का गलत अनुमान लगा लिया, अभी मैं चलो कॉस्ट निकाल लेते पहले। मान लीजिए मैंने इसकी यहां का लगाया अनुमान कि भाई एक दिन के अंदर यहां पर 10,000 खर्चा हुआ, यहां पर 40,000 खर्चा हुआ, ठीक है, और यहां पर आपका खर्चा हुआ मान लीजिए 30,000। टोटल खर्चा कितना हुआ? 40 30 70 10 80, और पूरी फर्म का जो खर्चा हुआ वो लगभग मान लीजिए 20,000 हुआ। पूरी फर्म का कितना हुआ? 20,000। तो टोटल एक्सपेंसेस कितना आ गया आपका? बताइए भाई। इस पूरी फर्म का टोटल एक्सपेंसेस आ गया 1 लाख, आया ना 1 लाख, और रॉ मटेरियल कितना आ गया? 40,000। तो आपने यहां पर देखा कि सर इस 1000 शूज को बनाने में, ध्यान देखें सर, 1000 शूज बनाने में फैक्ट्री का तो 1 लाख रुपए लग गया पूरा, ठीक है, फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, थर्ड रूम, और प्लस में 40,000 रॉ मटेरियल के लग गए। और सर आगे लगभग हम मान रहे हैं कि 30-40,000 रुपए मार्केटिंग के भी लग जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, फ्री सैंपल बांटेंगे, तो 31,000 रुपए उसके लग गए सर। तो टोटल खर्चा कितना आ गया? 1,70,000। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं, शूज तो 1000 बने हैं ना, हमारा फिनिश गुड्स कितने हैं? 1000 शूज बने हैं, तो 30 से 30 काटो तो 170 रुपए कॉस्ट निकल के आ जाएगी आपकी। क्या निकल के आ जाएगी? कॉस्ट। तो आपने देखा सर, अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं, अगर मैं किसी फैक्ट्री के अंदर जाके बैठूंगा या बैठूंगी, तो सर उसमें तो ये सब चीजें निकालना महाभारत है भाई। कितनी उस पर कॉस्ट आई, कितनी उस पर कॉस्ट आई, कितनी उस पर कॉस्ट आई। इसीलिए सीए इंस्टीट्यूट ने आपके सीए में कॉस्ट अकाउंटिंग को लगाया गया है। आपको वो सिखाएंगे कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के दौरान अगर किसी वस्तु की कॉस्ट निकालनी है तो आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे और कॉस्ट को कैसे सही एक्यूरेट निकाल सकते हैं। फिर कॉस्ट निकालने के बाद उसे प्रॉफिट भी जोड़ना पड़ेगा, प्रॉफिट जोड़ने के बाद उसको मार्केट में बेचना पड़ेगा। और कल ना मार्केट में हम लेके जा, मान लीजिए 170 रुपए है और 130 रुपए मैंने प्रॉफिट जोड़ दिया, तो कितना, मान लो 50 रुपए प्रॉफिट जोड़ दिया मैंने इसमें, तो 220 रुपए हो गया। मैंने इसमें प्रॉफिट कितना ऐड कर दिया? एक बार अज्यूम कर रहा हूं मैं, ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने 50 रुपए क्या जोड़ दिया इसमें? ऐड कर दिया, प्रॉफिट कर दिया, ठीक है। तो 220 रुपए क्या आ गई आपकी सेल प्राइस। मैं मार्केट में लेके गया, ये गए थे ना मार्केट में, तो दूसरों को तो हम यही कहेंगे दुकानदार को, जी 220 में ले लो। और अगर दुकानदार कह दे यार यही जूता कोई तो 150 में बेच के जा रहा है,
अब यहाँ बात को समझो, मैं जो बता रहा हूँ रटना नहीं है प्लीज। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कॉस्ट काउंटिंग समझना आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। आप चुटकियों में कॉस्ट काउंट कर लेंगे आप। हाँ, अधिकतर टीचर, यानी मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, अधिकतर क्या करते हैं कि आए स्टार्ट हो गए, चैप्टर शुरू कर दिया, कोई बेनिफिट नहीं है। उस बुक के बारे में पहले पता हो कि मैं उसको पढ़ क्यों रहा हूं। ठीक है, अब मैंने इसमें क्वेश्चन किया आपका कि 220 रुपये मैंने सेल प्राइस रखी। अब 220 रुपये अगर सेल प्राइस है और दूसरा कंपनी मार्केट में गए, राजस्थान गए, दुकानदारों के पास गए, हरियाणा में भी गए, तो कोई कह रहा है जी ये तो 150 रुपये में दूसरी कंपनी वाला देके जा रहा है ऐसा ही जूता। सिंपल सी बात है, हम ही तो है नहीं, मार्केट में और भी हैं। तो अब ये टेंशन हो गई कि 150 रुपये में देके जा रहा है, तो इसका मतलब हमारी कॉस्ट कहीं ना कहीं गलत आई है। वो फोन करेगा सीधा, सर ये तो 150 रुपये में कह रहा है, दूसरे बेच के जा रहे हैं। तो यहां बात 150 220 की नहीं है, दिक्कत तो ये कि जो डेली 1000 जूते बन रहे हैं उसका क्या करें। डेली 1000 शूज बन रहे हैं, डेली 1,70,000 रुपए की कॉस्ट आ रही है। कितनी आ रही है कॉस्ट, बता रहा हूं ये रही। अगर मान लो हम अच्छे तरीके से नहीं ढूंढ पाए तो 1,70,000 और गुणा में 30 कर लो, 17,51 लाख रुपए मंथली हमारा खर्चा आ रहा है। और जबकि हमें पता है 150 तो सेल प्राइस है, 170 भी लगा तो 20 रुपए पर शूज पे लॉस हो रहा है। अब यहां पर मैनेजमेंट का काम आ गया। आपकी चैप्टर का क्या नाम था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। देखिए यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि इन दो वर्ड को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये देखिए क्या नाम है चैप्टर का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट में तो हमें आ गया कि कॉस्ट को कैसे निकाला जाएगा। कॉस्ट निकालने के बाद अगर कोई कमी या ज्यादा बत्ती पाई गई तो फिर मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेगा, कैसे उसको रिड्यूस करे। दूसरा, चलो ये तो ठीक है, बन गई चीजें। कई बार क्या होता है कि हम किसी भी फैक्ट्री को लगाने से पहले एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि भाई इतना ऐसे ऐसे काम होगा और इतना प्रोडक्शन होगा, इतनी कॉस्ट आएगी, एक हम अज्यूम कर लेते हैं। फिर जैसे काम शुरू होता है और काम शुरू होते समय हमें यह डिसाइड करना पड़ता है कि भाई वो काम जो हमने सोचा था उसके अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा। पॉइंट क्लियर। मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे ही जो आपने सुना है देखा है। मान लो ये एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, और ये मिस्टर विजय है, विजय दीनानाथ चौहान। सुना है ना। कुछ एक चीजें हैं जो हमेशा मेमोरेबल हो जाती हैं। विजय दीनानाथ चौहान अमिताभ बच्चन की बहुत अच्छी फिल्म थी। उसकी आवाज, उनकी आवाज को चेंज किया गया था। चलो कभी बाद में टॉपिक पे बात करेंगे, फिलहाल हम इसी पे आ रहे हैं। तो मिस्टर विजय हम हैं, और हमने, ये व्यक्ति है एक मिस्टर मोहन, जो कि एक ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है। ये हमारा खाली प्लॉट पड़ा है 200 गज का, ठीक है। हमने इसको कहा भाई 4 कमरे बनाने हैं, रेती रोड़ी क्रेशर ईट सब तेरा, बता क्या लेगा। अब मोहन जी के माइंड में ये आया कि भाई बनाते समय जब मैं ये बनाऊंगा इस चीज को लेके तो अनुमान लगाना पड़ेगा, एस्टिमेट लगाएगा, अपनी बेस्ट से बेस्ट जो कहते हैं अब सोच दौड़ाएगा, कहीं लॉस ना लग जाए, कहीं एस्टिमेट डाउन ना चला जाए, करेगा। और मान लीजिए इसने एस्टिमेट दे दिया जी मैं आपके 4 कमरे और टॉयलेट बाथरूम जो है सारा बना के 40 लाख में बना दूंगा, जिसमें रेती रोडी क्रेशर सब मेरी, प्रैक्टिस मेरी, सर्विस मेरी। या हो सकता है कि रेती रोडी क्रेशर आपकी और मैं केवल बनाऊंगा तो उसके चार्जेस कम हो जाएंगे। तो
तो अब ये बताइए कि 40 लाख आज ओके हो गया, आज तारीख हो गई 1/4/2021 हो गई। 1/4/2021 को ये बात हुई कि भाई तू 40 लाख रुपए में मेरे 4 कमरे बना देगा, टॉयलेट बाथरूम रेडी। अब इसने काम शुरू किया और इस बंदे ने यहां पर पहला रूम बना दिया। अब आप ये बताइए, क्या मोहन को वैल्यूएशन नहीं करनी चाहिए कि वास्तव में मैंने 40 लाख बनाए हैं 4 कमरों के, तो एक कमरा जैसे ही मेरा बन के तैयार हुआ तो मैं क्या ये चेक ना करूं कि मेरा काम उसी अनुरूप में सही चल रहा है या गलत चल रहा है? चेक करना पड़ेगा, वो इसके खर्चे जोड़ेगा, अनुमान लगाएगा। तो ये काम होता है मैनेजमेंट का। किसका होता है? मैनेजमेंट का। कि आप वैसे तो मैनेजमेंट देखो स्टार्टिंग से के लास्ट स्टेज, जैसे फैक्ट्री में बांटते हैं ना, डायरेक्टर लेवल होता है, आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे आपने, मेथड थ्योरी पढ़ी होगी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैनेजमेंट होती रहती है, हर जगह मैनेजमेंट होती है। लेकिन फिर भी जो अपर लेवल की मैनेजमेंट होती है तो वो हमेशा कंपेयर करती रहेगी, वैल्यूएशन करती रहेगी कि हमारा जो काम है, हमने जो सोचा था उसके अनुरूप चल रहा है या नहीं चल रहा है। पॉइंट क्लियर? तो समझ में आ गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। कॉस्ट को निकालना, सही तरीके से सही लागत निकालना, एक एक चीज को ध्यान में रखना। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, इस बुक के अंदर पढ़ेंगे कि कॉस्ट अगर किसी वस्तु की सही निकालनी है या आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हुई है तो उसके अंदर कॉस्ट जब निकल के आएगी तो किन किन चीजों को अप्लाई करना चाहिए ताकि कॉस्ट बिल्कुल सही निकल के आए। पॉइंट क्लियर? ये मैनेजमेंट, नो डाउट मैनेजमेंट स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहेगी। हमने क्या सोचा था, उस अनुरूप काम चल रहा है या नहीं चल रहा। मार्केट में हमने जब हमारा प्रोडक्ट सेल के लिए निकाला, हमारा प्रोडक्ट उस वे में बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, या कम बिक रहा है, या मार्केट में हो सकता है कि उसकी कॉस्ट, हमारी कॉस्ट ज्यादा आई हो और कंपटीटर की कॉस्ट कम आई हो। तो उस समय भी हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, माल को रोकें, मशीन को चालू रखें या ना रखें, या पहले कमियों को ढूंढें, क्योंकि मशीन तो डेली 1000 बनाएगी। यहां पर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, सर मशीन को रोक दो। अरे मशीन को रोक दिया तो मजदूर क्या मिल जाएंगे आपको? मजदूर छोड़ के चले जाएंगे, सैलरी नहीं दी तो। अगर आपने रोक दिया तो सिंपल से ज्यादा मजदूर को सैलरी तो देनी पड़ेगी। मजदूर कहेगा ये थोड़ी होता है कि आपने फैक्ट्री रोक दी तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बेचारे दिहाड़ी के मजदूर होते हैं, 8-8 हज़ार 9-9 10-10 हज़ार रुपये में सैलरी होते हैं। बाहर से लोग आते हैं तो क्या वो ऐसा वेट कर पाएंगे? ठीक है सर आपकी फैक्ट्री 10 दिन नहीं चली तो हमें मत देना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इतने डिसीजन आसान नहीं होते। ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरिंग में एक डिफरेंस यही होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में आपने सुना होगा, कई बार फिल्में देखी होंगी कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगती है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, दिखाते हैं और वो एकदम से खत्म हो जाता है, सड़कों पे आ जाता है, घर बार बिक गए, जबकि ट्रेडर्स वाला नहीं आता। तो ये पॉइंट भी माइंड में होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाऊंगा तो कम से कम 2-3-4 करोड़ की तो जरूरत पड़ेगी या 50 लाख की पड़ेगी। नई नई मशीनें लेके आऊंगा, मानते हो डेली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी, डेली 1000 जूते बनेंगे और वो मार्केट में बिक नहीं रहे हैं, कोई कमी पाई गई तो मशीन तो बन गई, जो चीज़ छप चुकी हो तो छप चुकी है, वो तो नेट लॉस है। और फिर डिसाइड करना कि मैं इसको रोकूं ना रोकूं, तो इसलिए क्या होता है बिल्कुल ही एंड हो जाता है, क्योंकि इतना प्रोडक्ट डेली बनेगा और वो लॉस से बन रहा है, बिक रहा नहीं, तो आप ये तो मशीन को रोक दोगे। मशीन को रोक दी तो बैंक से लोन ला ले रखा है वो देना पड़ेगा, 50 चीजें, आदमी मजदूर बार बार नहीं मिलेंगे, मजदूर छोड़ के चले जाएंगे, मार्केट में गुडविल खराब हो जाएगी, कहेगी तो इसके मजदूर ही भाग गए। तो क्रेडिटर माल देने से पहले 4 बार सोचेगा मैं ना दूं धारवी माल, भाई तेरा सिस्टम गड़बड़ा रहा है, हो गया ना सिस्टम खराब। वहीं अगर मैं एक ट्रेडर्स की बात करूं तो ट्रेडर्स में क्या होता है, भाई 10 लाख का माल मैंने रख लिया 80 गेट में, भाई का माल कोरोना है बंद भी हो गई तो 10 लाख का माल ही तो पड़ा है, डेली बंद तो नहीं रहा, कल माल बिक भी नहीं रहा तो 10 लाख का पड़ा है। और बाई चांस मालो ना भी बिके तो आसपास के लोग भी ऐसे काफी ट्रेडर्स के तो दुकानदार होते हैं, ले लेंगे माल, वो दिल्ली से लेके आएंगे, थोड़ा लो से बेच दूंगा, भाई 10 लाख का 9 लाख ही बेच दूंगा, 8 लाख ही बेच दूंगा, मैं 1-2 लाख रुपए तक लॉस में आके रुक जाऊंगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो मशीन का क्या करूं जो 1 करोड़ की मशीन खड़ी है, समझ में आया? तो यही एक रीजन होता है कि आपके बुक लगाई गई है कि इसके अंदर एक तो आपको कॉस्ट निकालना सिखाया जाएगा,
कोस्ट निकालते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये पॉइंट है। दूसरा मैनेजमेंट, नो डाउट आगे चल के मैनेजमेंट का काम तो रहेगा ही रहेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, चलिए यहां तक क्लियर। अब अगला पॉइंट देखो, इसी में है। आज की जो मेरी क्लास है मैंने आपको बताया केवल इंट्रोडक्शन की रहेगी, और मेरा इंट्रोडक्शन आपको पता है ऑलवेज अलग रहता है। चलिए अभी एक सेक्टर की ओर बारी आ गई है, सर्विस सेक्टर है ना, ये सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में आपके जो क्वेश्चन आते हैं लगभग जैसे होटल या ट्रांसपोर्ट के आ जाते हैं। अब इसमें कैसे कॉस्ट निकालनी है ये माइंड में आता है, सर इसकी कॉस्ट का कैसे मकसद हुआ। आप एक बात बताइए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने होटल बनाया है, ये होटल बना दिया, ये लो बना गए ना रूम, कई रूम बन गए, ठीक है। ये बालकोनी है, ये आगे गार्डन सा हो गया इतना, ठीक है, और ये गाड़ी गुड़ी खड़ी, ये गेट आ गया, ठीक है। स्विमिंग पूल बना दिया क्या मैंने? भाई मेरी ड्राइंग ऐसी है देखो। तो आप एक बताइए, जब कोई व्यक्ति होटल बनाता है, अब आपको पता है होटल बना दिया, हर होटल के अलग चार्जेस होते हैं, किसी के 1000, किसी के 2000, किसी के 4000, किसी के 5000। अब होटल मान लो, आप खुद लो, मैंने होटल बना दिया, 10 कमरे हैं होटल में, 5-7 आदमी रख रखे हैं, खाना पीना मेरा वहां पर मैंने सारा स्टाफ रख रखा है। तो अब क्वेश्चन उठता है, AC मैंने लगा रखे हैं, अब क्वेश्चन उठता है कोई आदमी आए तो मैं एक एवरेज क्या रेट रखूं कि मैं उसे किराया वसूल कर पाऊं। तो इसका मतलब आपके माइंड में सारा रहेगा कि मेरे खर्चे कितने हैं डेली के। भाई कैपिटल तो जो लग चुकी वो लग चुकी, तो डेली के 8-10 आदमी रख रखे हैं, उनका खर्चा क्या है, ठीक है, और रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा क्या है, पूंजी लगा रखी है उसका क्या, मेरा जो इंटरेस्ट पड़ता है या लोन ले रखे उसके क्या इंटरेस्ट है मेरा, ये माइंड में रहेगा। और फिर माइंड में ये भी रहेगा कि हो सकता है कि सर्दियों में भरा ना रहे, गर्मियों में सीजन के टाइम ज्यादा भरा रहे, तो एवरेज कितने रूम मेरे भरे रहते हैं, क्योंकि मैं सारी चीजें कॉस्ट तो निकालूंगा ना। तो समझ लो आप लोग इस बुक में ये सब चीजें करने जा रहे हैं कि एक होटल वाले को ये डिसाइड करना कि भाई तू वास्तव में कितना रूम रख, एक यानी कितना किराया रखे कि तेरी कॉस्ट भी निकल आए और तुझे प्रॉफिट भी मिल जाए। पॉइंट क्लियर। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे बस होती हैं, आप अपनी प्राइवेट बस चला रहे हो तो कितने कहाँ से कहाँ तक चला रहे हो, कितने यात्री हैं, कितना पेट्रोल लग जाएगा, कितना डीजल लग जाएगा, कितना किराया लग जाएगा, उसके हिसाब से तो ही है। जैसे अब मान लो कि अब हमें शिमला जाना है घूमने, ठीक है, हालांकि कोरोना है, अलाउड नहीं है, फिर भी मान लो, मानने में क्या दिक्कत है, हम शिमला जा रहे हैं, ठीक है, मैं घुमा भी लाऊंगा तुम्हें, मानने में तो शिमला आप लोग जा रहे हो, तो अब हम गए गाड़ी वाले के पास, भाई तेरी गाड़ी चाहिए। ओ गाड़ी वाला बोले जी कहाँ जाना है, बोले जी शिमला जाना है। तो गाड़ी वाला क्या फैलाएगा, कितने किलोमीटर है, कैसे क्या है, मेरा रेट क्या है, मैं पर किलोमीटर कितना बोलूं ताकि मेरा खर्चा भी नहीं गए, इसको टायर भी घिसेंगे, पेट्रोल भी लगेगा, ठीक है, उसका फिर प्रॉफिट भी देखना है, उसको ये भी देखना होता है कि पूरे महीने में मैं कितनी बार इसको अप डाउन होगा, या पूरे महीने मेरी बुक भरी रहती है, या महीने में केवल 10 चक्कर लगते हैं। काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। तो आप लोगों को सिखाया जाएगा कि कल ना आपसे कोई आके पूछ ले कि भाई तू बता यार ऐसे ऐसे है, मेरे इतने दिन है यार, ऐसे मैं क्या कॉस्ट लूँ, तो कॉस्ट निकालना आपको सिखाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं कॉस्ट निकालने की बात करूं तो पता लग गया ना, सर्विस सेक्टर में कॉस्ट निकालने का एक तो ट्रांसपोर्ट का और एक मेन होटल का, ठीक है, और भी आएंगे लेकिन मैं उस पर अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। अब बारी आती है, वही आओ सर देखा जाए तो ये तो सीए का काम ही नहीं है, ये सीए तो ऑडिट करता है है ना, अकाउंट मेंटेन करता है, रिटर्न फाइल करता है, भाई आप लोग तो लोकल यही सुनते हो। तो नो डाउट, देखिए मैं खुद कहता हूं कि एक आपका कोर्स होता है सीए का, एक सीएस का और एक सीएमए का, है ना, सीएमए। तो आप ये लगा लो जो सीएमए है ना, आप वही उसका एक टॉपिक कर रहे हो, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्योंकि कंपनी को पता है, बड़ी बड़ी कंपनियां लगती है, सरकार को पता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उसके अंदर कॉस्ट निकालना महाभारत होती है, एक सही परफेक्ट कॉस्ट निकालना। तो ऐसे बंदे चाहिए होते हैं, टैलेंटेड बंदे चाहिए होते हैं। तो उसको प्रिपेयर कौन करेगा मार्केट में। कल ना कोई सलाह पूछने लगे सरकार से, जी बताओ ना, कोई बंदे हो तो मुझे दो, बताओ क्या कॉस्ट आएगी,
तो कहने का मतलब है कि सरकार ने इसीलिए CMA के कोर्स को लागू कर रखा है। अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है इस चीज के लिए तो क्या करना चाहिए, CMA करना चाहिए। तो मान के चले उसी का एक पार्ट आप यहां कर रहे हो। तो कहीं का अगर कंपनी में जाना पड़ जाए आपको तो CMA, यहां कोई ऑडिट का वर्ड नहीं चल रहा। हालांकि ऑडिट होती है भाई, ऑडिट नहीं होती खर्चों की, क्या ऑडिट है, खर्चे सही है गलत है, अंदर आदमी बैठे हैं पता नहीं क्या कर रहे हो, लेकिन फिर भी रिटर्न का यहां से कोई लिंक नहीं है। अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग जो वर्ड यूज होता है, कई बच्चे मुझसे काफी बार पूछते हैं सर ये अकाउंटिंग वर्ड बार बार वर्ड यूज होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, +1 में बताया था अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जो भी डेली लेन देन होता है, जो भी खर्चे होते हैं उसको लिख के रख लो, वही अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग का और कोई मीनिंग नहीं है भाई। जो भी चीज आप डेली कर रहे हो तो जो एक स्टैंडर्ड रूप में जो बनाए गए हैं, AS बनाए गए हैं, जो भी हैं आपके, उसके अनुसार, उस फॉर्मेट के अनुसार आपको वो चीजें लिख लेनी चाहिए ताकि उसको देखने में, समराइज करने में, ठीक है, क्लैरिफिकेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। उसे अकाउंटिंग कहते हैं। और है क्या भाई, जो भी चीज है लिख के रख लो, क्योंकि याद में तो हो सकता है कि 10 चीजें भूल जाऊं आप बाद में, 1 साल के बाद, ठीक है। तो अकाउंटिंग का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर कॉस्ट निकालनी पड़ेगी तो एक एक चीज को तो लिखना पड़ेगा ना, तभी तो जाके अकाउंटिंग निकलेगी। क्योंकि अनेकों आदमी काम करते हैं तो सब आदमियों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित करनी पड़ेगी, भाई तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसमें एक लास्ट टॉपिक मैं करवा रहा हूं, वो ध्यान से सुने, इसी के अंदर है लास्ट। अब आ जाओ आपकी बुक की बारी। इसमें सर हम करेंगे क्या क्या, तो आपने ये ऊपर वाला सारा देख ही लिया कि किस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। ये चार्ट जरूर याद रखना, बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर शुरू होते हैं। सर इसमें चैप्टर क्या क्या है, तो सुन लीजिए। पहला चैप्टर है आपका मटेरियल, दूसरा चैप्टर है आपका लेबर, तीसरा चैप्टर आपका आता है ओवरहेड, फिर आपका आता है मशीनरी, ये भी ओवरहेड में आती है वैसे तो, लेकिन फिर भी मशीनरी ओवरहेड। फिफ्थ आपका आता है कॉस्ट काउंटिंग या कॉस्ट शीट कह दीजिए हम इसको। फिर इसके अंदर कुछ चैप्टर आते हैं आपके जैसे कि सर्विस से रिलेटेड भी हो जाते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आ गया, कोई ठेका ले तो आप उसको कैसे बताओगे, ठीक है। इसमें एक आता है प्रोसेस अकाउंटिंग। प्रोसेस अकाउंटिंग का आपको मैंने बताया था, अलग अलग रूम होते हैं, प्रोसेस नहीं चलते, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी में 2 ही प्रोसेस, तो हर एक की अलग अलग कॉस्ट निकालना ही प्रोसेस अकाउंटिंग है, कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको पता ही है। मटेरियल में क्या सिखाएगा कि भाई मटेरियल जब फैक्ट्री में आएगा, लेदर आता है तो स्टोर में आता है, तो कितना मंगाया जाए, एक साथ कितना स्टोर किया जाए, डेली कितना यूज होता है, मटेरियल खराब तो नहीं हो रहा। जैसे 1 kg शूज, एक शूज बनाने में 2 kg लग रहा था, 1000 में 2000 kg लगने चाहिए और लग गए हमारे 2500 kg, तो ये भी गलत है, कोई गलती करके बैठ गया। तो ये सारी चीजें मटेरियल को किस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए, वेस्टेज ना जाए ज्यादा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो 60-70% तो मटेरियल के ही पार्ट होता है, लेदर ही होता है, जूते में है क्या, लेदर ही है। तो मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से खरीद रहे हो, कैसे खरीद रहे हो, महंगा तो नहीं खरीद लिया, महंगा खरीदते तो कॉस्ट महंगी होनी है। तो काफ़ी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। लेबर में भाई आपको मजदूरी कैसे देनी है, आपस में झगड़े ना हो लेबर में, ये ना हो ये कम है ये ज़्यादा है, मालिक के सामने तो काम करें, मालिक पीछे से गया अपने ऐसे ही बैठ गए क्यों, संतुष्ट नहीं है। लेबर झगड़े करेंगे मजदूरी में तो मेरी फैक्ट्री में नुकसान होगा, उतनी कॉस्ट बढ़ेगी, मैं कहाँ से पेमेंट करूँगा, कॉस्ट को बढ़ानी पड़ेगी मुझे। ओवरहेड, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने सुने होगा, जो डायरेक्ट कॉस्ट पे नहीं लगता। यहाँ पर देखो ट्रेडिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डिफरेंस होता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है। ट्रेडिंग में तो एक लिमिट एरिया होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में वाइड एरिया हो जाता है। मशीनें जहां लगी होती है उससे रिलेटेड सारे खर्चे हम डायरेक्ट में मान लेते हैं, तो वो भी मैं आपको डिस्कशन करके बताऊंगा। फिर मशीनरी ओवरहेड, कॉस्ट शीट, भाई स्टार्टिंग से के लास्ट तक कॉस्ट को जोड़ लो आप। कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई ठेका ठाका ले, जो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको 4 कमरे बनाने का, तो कैसे बने, सड़क का ठेका होता है, टेंडर छुटते हैं तो कैसे सड़क को बनाया जाएगा, ठीक है। और प्रोसेस अकाउंट में आपको कैसे हर स्टेप बाय स्टेप की कॉस्ट को निकालना होता है। फिर इसके अंदर आप क्या जाते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ जाती है आपकी। एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने आपको बताया था कि कंपेयर करना, किसमें, स्टैंडर्ड
एंड एक्चुअल। ठीक है भाई, जो चीज चल रही है, भाई मैंने 4 कमरे सोचे थे, 40 लाख के सोचे, एक कमरा 10 लाख का सोचा था, तो एक कमरा बनते ही हो सकता है कि 10 की जगह 11 लाख आ जाए, 10 की जगह 9 लाख आ जाए। तो मेरे फेवर में काम चल रहा है या अनफेवर में काम चल रहा है, तो वो कहां से पता लगेगा आपको? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पता लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 9 चैप्टर आता है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये आपने पहले भी पढ़ा है, फिर भी बताता हूं। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब है भाई, मैं एक फैक्ट्री लगा दी और फैक्ट्री लगाने के बाद मुझे 1 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है। किसकी कॉस्ट निकालनी है? 1 यूनिट की। 1 यूनिट बैटरीज की। दो बैटरी मोबाइल की, लैपटॉप की दो। चल नहीं भाई, चलिए। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ये बताया जाएगा कि भाई 1 यूनिट आप बना रहे हो, कल ना कोई आदमी आके बोला जी आप जो शूज बना रहे हो बिना लेसिस के बना रहे हो, मुझे लेसिस चाहिए, तो मुझे मेरे प्रोडक्ट को रोकना पड़ेगा जो कंटिन्यू चल रहा है। उसको ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उतनी कॉस्ट दिखा सकता हूं, लेकिन वो कह रहा है मुझे तो लेसिस वाले चाहिए। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि अगर मैं लेसिस वाले शूज को बनाता हूं तो मुझे करंट प्रोडक्ट को रोक के कुछ एक चीजें अमेंडेड करनी पड़ेगी, फिर उसको लेसिस के जूते जो उसका स्पेशल ऑर्डर आया है उसको पूरा करना पड़ेगा। तो मेरी 1 यूनिट बनाने में फिर कॉस्ट में कितना फर्क आएगा भाई? कम आएगा या ज्यादा आएगा? तो ये कहां से पता लगेगा? मार्जिनल कॉस्टिंग से पता लगेगा। इस प्रकार से लगभग आपके ये चैप्टर इसमें बनते हैं। 1-2 चैप्टर और बनते हैं, वो बाद में हम डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन मेन आपके इन चैप्टरों में आ जाता है आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मैं फिर वही लास्ट बात, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप इस क्लास भी देख सकते हैं।